हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एजुकेशन। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं द कंसेप्ट ऑफ रिकॉम्बिनेशन। आपने पहले पढ़ा था फर्मी, अब उसका एक इंप्रूव्ड वर्जन देखता हूं। या फर्मी की शिफ्टिंग इन केस ऑफ एक्सेस माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कंसंट्रेशन आगे देखेंगे। कंसेप्ट इज कॉल्ड क्वासी फर्मी। और मैं देखूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्या नोटेशंस, और इसमें एक टर्म मैंने और भी इन्वॉल्व करना भूल गया। एंड देयर आई विल बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम केस। थर्मल इक्विलिब्रियम केस, ये सब के सब इंपॉर्टेंट छोटे छोटे वर्ड्स हैं। जनरली आपको दिमाग को स्क्रैच करते हैं। अगर ये टर्म्स में क्लैरिटी रहेगी तो कल के दिन न्यूमेरिकल्स को या थ्योरीज को अप्रोच करना विल बी मच इजियर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो यार एक चीज ध्यान देना, इससे जस्ट पहले मैंने क्या देखा था, जनरेशन का केस देखा था। अब वो ध्यान देना, वो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चले गए हैं, कंडक्शन बैंड में चले तो गए हैं, बट all of the excited electrons have got properties that they wanted to come back to their natural energy level। और ये जो प्रोसेस जब वो कहां से आपके एक्साइटेड रीजन से नेचुरल रीजन में आने की कोशिश करते हैं, इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ, जो इलेक्ट्रॉन कहां चला गया था, ध्यान देना, कंडक्शन रीजन में चला गया था बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन। वो एक्साइटेशन या तो फोटोनिक जनरेशन हो सकता था, फोनोनिक जनरेशन हो सकता था, या एट वर्स्ट क्या हो सकता था, इंपैक्ट आयनाइजेशन हो सकता था। अब वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं वापस आने की कोशिश करेंगे। और ये क्या है, इनका नेचुरल प्रोसेस है। नेचुरल प्रोसेस है। या फिर मैं ये बोलूं कि अगर एटॉमिकली या क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में अगर आप इसकी स्टडी करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए हैं बिकॉज ऑफ एक्साइटेशन दे वांटेड टू कम बैक टू देयर नेचुरल स्टेट, जो कहाँ रखा हुआ है, उनके वैलेंस बैंड पे रखा हुआ है। दे वांटेड टू कम बैक। जैसे ये इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ है तो ये कहीं ना कहीं ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा होल को। और ये जो प्रोसेस है ना, कहां से कहां, इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन से वैलेंस बैंड की तरफ आना, या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन के होल्स में जाके सबमर्ज हो जाना या इनहेल हो जाना, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूं द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। यार एक चीज ध्यान देना, रिकॉम्बिनेशन को इन फिजिक्स 3 अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन आपके लिए कोई काम का नहीं है। एक हो सकता है रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन। ये क्या है भैया, एक चीज ध्यान देना, अगर इलेक्ट्रॉन आपका हाई एनर्जी से नीचे की तरफ आया, लोअर एनर्जी, कहीं ना कहीं इसको एनर्जी तो रिलीज करना पड़ेगा एज पर द एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। अगर वो एनर्जी जो किस फॉर्म में रिलीज कर रहा है, रेडिएशन के फॉर्म में रिलीज कर रहा है या लाइट के फॉर्म में रिलीज कर रहा है, विच इज कॉल्ड रेडिएटिव क्या रिकॉम्बिनेशन। ये मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है इन अ फॉर्म ऑफ एलईडी, आप वहां स्टडी करना। दूसरा हो सकता है इज कॉल्ड शॉकली-रीड-हॉल रिकॉम्बिनेशन। जरूरत नहीं है, बट ये भी आपने थोड़ा बहुत देखा है। ये जनरली आपने देखा है इनडायरेक्ट गैप टाइप ऑफ मटेरियल में, और ये देखा है आपने डायरेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल में, जहां सीधे सीधे जंप मारता था, रेडिएट करता था। शॉकली-रीड-हॉल जनरली देखा गया इनडायरेक्ट टाइप ऑफ मटेरियल में, जहां आपका इलेक्ट्रॉन पहले क्या करता है, अपना मोमेंटम रिलीज करता है, और यूजुअली ट्राई करता है अपने एनर्जी को क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए इन फॉर्म ऑफ हीट। और लास्ट है ऑगर रिकॉम्बिनेशन। जानने की जरूरत इसमें नहीं है, इसको मत समझो। जनरली ये होता है हाई डोपिंग प्रोफाइल में। तो मुझे समझ में नहीं आता कि इसमें कुछ भी जानने की जरूरत है। और ये तो मैंने डिटेल्ड में स्टडी की हुई है। कहाँ स्टडी की हुई है? एज अ पार्ट ऑफ एलईडी, जहां मैंने डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप, उनके मोमेंटम वर्सेस एनर्जी का एक कर्व बता के इसको क्या करने की कोशिश की थी, समझने की कोशिश की थी। तो मेरे को अभी बहुत ज्यादा फोकस अभी रिकॉम्बिनेशन पे नहीं करना, लेकिन रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस मस्ट बी नोन टू मी। तो लिख लेंगे every excited electron has got tendency to come back to their natural state, ब्रैकेट में लिख सकते हैं कहां, वापस होल के साथ मर्ज होना या फिर कम टू द वैलेंस बैंड। तो लिख लेंगे ब्रैकेट में मर्जिंग विथ होल और कमिंग बैक टू द वैलेंस बैंड। एंड वंस दैट प्रोसेस टेक्स प्लेस, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जब होल से सबमर्ज कर गया या फिर इलेक्ट्रॉन कहां आ गया, कंडक्शन से वैलेंस बैंड में आ गया, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन। टाइप ऑफ रिकॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन, एलईडी में देखा गया है। नॉन रेडिएटिव रिकॉम्बिनेशन जनरली आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम्स में देखा गया है, या फिर इनडायरेक्ट बैंड गैप टाइप ऑफ मटेरियल में देखा गया है। ऑगर रिकॉम्बिनेशन हाई डोपिंग एन टाइप या पी टाइप मटेरियल में देखा गया है, बट मेरे लिए अभी एरिया ऑफ कंसर्न नहीं है, आप लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। सो कीप असाइड फॉर द टाइम बीइंग। इज दैट पार्ट क्लियर? तो अब यहां इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ी देर के लिए बगल करता हूं। चलिए
अब मैं कहानी आगे बढ़ाता हूं। बाय द वे, आपने क्या लिया है? एन टाइप ऑफ मटेरियल लिया है, एन टाइप ऑफ मटेरियल लिया है। चलिए, अगर आपने एन टाइप ऑफ मटेरियल लिया है एक सर्टेन फिक्स टेम्परेचर, बाय द वे मैंने रखा हुआ है T इज इक्वल्स टू 300 डिग्री केल्विन पे, 300 डिग्री केल्विन पे। तो अगर आपने क्या किया है, स्टैंडर्ड डोपिंग का पैटर्न रखा है 1:10⁻³ से लेके 1:10⁸ के बीच में, तब मुझे ये पता चलेगा एन जो होगा विच इज नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन लगभग होगा किसके बराबर? डोनार इंप्यूरिटी कंसंट्रेशन एनडी के बराबर। और सिमिलरली होल का कंसंट्रेशन जो होगा मास एक्शन लॉ से किसके बराबर होगा? Ni² डिवाइड बाय एनडी के बराबर। ठीक, लेकिन अभी तक तो ये केस था कि आपने लाइट इल्यूमिनेशन नहीं किया था। मैं ये तब का केस मान रहा हूं व्हेन देयर इज नो फोटोनिक एब्जॉर्प्शन, या फिर आपने लाइट फॉल नहीं कराया था बार के ऊपर। लेकिन अगर आपने बार के ऊपर लाइट फॉल कराया, बार के ऊपर लाइट फॉल कराया, तब क्या होगा? आपके पास कुछ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स दोनों में क्या होगा? इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका मतलब पहले आपका इलेक्ट्रॉन और होल पेयर n और p था, अब बाय द वे वो इलेक्ट्रॉन और होल पेयर क्या हो चुके हैं? मैंने थर्मल इक्विलिब्रियम के केस के लिए n0 लिया है और थर्मल इक्विलिब्रियम के केस के लिए p0 लिया, विच इज नथिंग बट द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन थर्मल इक्विलिब्रियम। लेकिन अगर बाय द वे एक्सेस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स आ गए, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपका जो n0 रखा था उसमें कुछ एक्सेस डेल ऑफ n आ जाएंगे, और सिमिलरली आपका जो होल रखा था उसमें कुछ एक्सेस होल्स आ जाएंगे। आई मे कॉल इट n and p. Now the n and p is nothing but the net electron and hole population including its excess minority charge carrier concentration. तो इंडिविजुअल टर्म्स क्या है इनका नोटेशन मैं ट्राई करूंगा आज की क्लास में, अगली क्लास में दिखाने की, लेकिन n0 और p0 जरूर लिख लेना। व्हाट इज n0? n0 is nothing but the free electron concentration in thermal equilibrium. What is a p0? It's nothing but the whole concentration in thermal equilibrium. What is the nd? Is Donard impurity concentration. What is the ni? Is nothing but the intrinsic density. Intrinsic density. What is the n0? What is the n0? ये मैंने यहां भी यूज कर लिया p0. What is the del n and del p? Del n and del p is nothing but the excess charge carrier. Excess charge carrier because of क्या है यहां पर? फोटोनिक एब्जॉर्प्शन, या फिर क्या बोल सकते हो बिकॉज ऑफ फोटोनिक जनरेशन। और कहीं ना कहीं मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि दोनों प्रॉब्लम में डेल एन और डेल पी क्या होगा? सेम होगा। अगर यहां बैंड टू बैंड माइग्रेशन हो, रीजन भैया एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर गया था वो पीछे एक होल बना के गया था, तो जितना आपका एक्सेस इलेक्ट्रॉन्स होगा बिकॉज ऑफ क्या? एब्जॉर्प्शन, उतना ही क्या होगा आपके पास? होल भी होगा। तो कहीं ना कहीं आपका जो चेंज इन इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन या रेज इन इलेक्ट्रॉन में जो क्या आएगा? कंसंट्रेशन आएगा, और सिमिलरली होल के कंसंट्रेशन में जो रेज आएगा जिसको मैं डेल एन और डेल पी लिख रहा हूं, तो कहीं ना कहीं वो क्या होगा? सीम्स टू बी सेम। लेकिन अब एक मजेदार फैक्ट है, n0 डेल p0 डेल एन डेल पी में बाद में लिखा रहा हूं, लेकिन अब इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है? देखो, आपने फर्मी एनर्जी लेवल की स्टडी की थी, एंड दैट वाज इक्वल्स टू ऑफ n इज इक्वल्स टू ऑफ ni एक्सपोनेंट ऑफ EF minus of EFI by of KT, and here P was equals to of Ni exponent of EFI minus of EF by of KT. आप ऊपर और नीचे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, सो इज गोना बी n into P Ni square. The component magnitude wise same, but the what sign wise they are different, so it's gonna be exponent of minus x plus x, they'll become exponent of 0 and put together n into p is equals to Ni square. तो कहीं ना कहीं ये थर्मल इक्विलिब्रियम में तो रखे हुए थे। थर्मल इक्विलिब्रियम में ध्यान देना, थर्मल इक्विलिब्रियम में कोई भी एक्सेस चार्ज कैरियर नहीं होंगे, एंड इन दैट केस n into p is equals to of Ni square, n into p is equals to of Ni square. लेकिन अगर बाय द वे आपने क्या किया है, यहाँ फोटोन पैकेट इमिट किया है और उसका अगर एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो नाउ द n will not be n, it will become n plus del n, and similarly p will not be equals to of p, it will become p plus of del p. Now the equation is going to be n plus del n, p plus del p. Now moreover, neither the Ni can change, Ni आपने टेम्परेचर तो चेंज नहीं किया है, it is depending on the temperature, and material चेंज नहीं किया, Ni will not change, and at the same time even EFI will not change. Why? EFI has been kept in between or the middlemost part of the EC and EV, so only one thing has to change. Why?
n हैज बिन रेज्ड नो, n क्या हो चुका है, रेज हो चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं अगर n इज वाज इनिशियली वाज इक्वल्स टू दिस, तो अगर n रेज किया है तो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे कंपोनेंट को रेज करना होगा, और इसको रेज करने के लिए EF की वैल्यू को रेज करना होगा। तो EF की वैल्यू अगर रेज करेगी तो EF और EFI के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा जो पॉजिटिव नेचर होगा, जो कहीं ना कहीं ये दिखाता है द n हैज गॉट इंक्रीज्ड। तो यार अब यहां ध्यान देना, I cannot write this as EF. I will be writing it EF what n, EFN minus of EFI KT. KT. Similarly NI exponent. अगर बाय द वे अब आपके P और P प्लस डेल P को देखते हैं तो P प्लस डेल P इज ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ P। उस चीज को एड्रेस करने के लिए नाउ द NI cannot change, EFI cannot change, but in that case the EF, the new value of Fermi energy level EF has to decrease. ये decrease होगा, ये value क्या होगा, positive sense में increase होगा, such that the P will get increased. That means it will have the association of what, whole carrier or the whole concentration in thermal equilibrium along with the excess minus. Is that part clear? तो यहां से एक चीज समझ में आता है कि now EFI has to be EFP divided by of KT. And here if you multiply 1 and 2, keep in mind they will not be equals to of Ni square, because now n into P is no more Ni square. Is that part clear? तो यहां से अगर मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं तो ये कहीं ना कहीं n और जो P थे वो थर्मल इक्विलिब्रियम के n and P थे, और यहां जो n और p है वो नॉन थर्मल इक्विलिब्रियम के n and p है, जहां n इज इक्वल्स टू n नॉट प्लस डेल ऑफ n है और p इज इक्वल्स टू क्या है, p नॉट प्लस डेल p है। तो अगर n किसके बराबर नहीं है, n नॉट के बराबर नहीं है और p p नॉट के बराबर नहीं है, तो कहीं ना कहीं EF को क्या होगा, इंक्रीज होना पड़ेगा इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉपुलेशन, और सिमिलरली EF को डिक्रीज होना पड़ेगा इन केस ऑफ होल पॉपुलेशन। एंड एनीवेज EFN एंड EFP इज कॉल्ड क्वासी फर्मी एनर्जी लेवल, क्वासी फर्मी एनर्जी लेवल। देखो इसको थोड़ा और भी समझने की कोशिश करता हूं। तो मैंने पहले क्या किया है, एनर्जी बैंड डायग्राम में देखा हुआ है, ये आपका EC है और ये आपका क्या है, EV है। बाय द वे ये क्या है, आपका EFI है। और बाय द वे अगर आपका EF जो है वो EFI से रेज कर रहा है, बाय द वे ऊपर की तरफ धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है, क्या आपका EF, ब्लैक पेन मैंने लिया है, EF ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो EF माइनस ऑफ EFI के बीच का डिफरेंस बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होगा, n नॉट इंक्रीज होगा, n नॉट क्या होगा, इंक्रीज होगा, जैसे जैसे कहां की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। और उसी रेट में क्या होगा, P नॉट डिक्रीज होगा, और सच दैट देयर मल्टीप्लीकेशन विल स्टिल रिमेन सेम एज Ni स्क्वायर। लेकिन ये जो केस है ना, वो एक अलग केस है। अलग केस कैसा है, इसका मतलब ये हुआ मेरे भाई, ये क्या है आपका EC, EV, EFI, और आपने क्या लिया है, एक N टाइप ऑफ मटेरियल लिया है जिसका EF कहीं यहां लाई करता है, यहां EF, N टाइप ऑफ मटेरियल के लिए, ये अगर बाय द वे उस N टाइप ऑफ मटेरियल में अगर आप लाइट इल्यूमिनेट करना चालू करोगे तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा और होल का पॉपुलेशन भी बढ़ेगा। और अगर इलेक्ट्रॉन और होल के पॉपुलेशन दोनों को बढ़ना है तो कायदे से आपका फर्मी एनर्जी लेवल अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है तो होल का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन यहां तो दोनों हो रहा है। तो इसका मतलब कायदे से एक फर्मी एनर्जी से काम नहीं चलेगा मेरे भाई। आपको कितना एनर्जी, फर्मी एनर्जी चाहिए होगा, 2 फर्मी एनर्जी लेवल। एक इलेक्ट्रॉन को बढ़ने का मतलब ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा जिसको मैं EFN बोल सकता हूं, और एक इस रेफरेंस से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा जिसको मैं क्या बोल सकता हूं, EFP बोल सकता हूं। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ओवरऑल आपके पास क्या होंगे, 2 फर्मी एनर्जी लेवल होंगे, EFN और EFP। ठीक, और EFN जैसे जैसे आप क्या होता जाएगा, एक्सपोजर या लाइट इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, EFN ऊपर की तरफ जाएगा, EFP कहां की तरफ आएगा, नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे जैसे लाइट की इंटेंसिटी बढ़ेगी या फिर मैं बोल रहा हूं जनरेशन बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपका EFN ऊपर की तरफ जाएगा और EFP नीचे की तरफ आएगा। और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि आपका n बढ़ रहा है और p भी बढ़ रहा है, एंड मोर ओवर देयर मल्टीप्लीकेशन इज नॉट इक्वल्स टू Ni स्क्वायर।
But yes, at thermal equilibrium, EFP is equals to of EFN is equals to of EF लिखेंगे at thermal equilibrium। इसका मतलब no excess charge carrier at thermal equilibrium। क्या है भैया थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब? नो एक्सेस चार्ज कैरियर, लिख जरूर लेंगे, नो एक्सेस चार्ज कैरियर। इसका सीधा सा मतलब आज के बाद से N इंटू पी इज इक्वल्स टू NI स्क्वायर अगर होल्ड करता है तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम का केस है। दूसरा EFN इज इक्वल्स टू EFP इज इक्वल्स टू अगर EF है स्टिल इट इज व्हाट थर्मल इक्विलिब्रियम केस। इट्स अ केस ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम केस। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स या फिर फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल पेयर्स जो आपके क्या है सेमीकंडक्टर बार के अंदर रखे हुए हैं, दे आर केप्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम। इस पार्ट क्लियर? थोड़ा सा तो आपको क्लियर होगा कि क्वासी फर्मी एनर्जी लेवल की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्वासी फर्मी एनर्जी के लेवल की जरूरत केवल कब पड़ेगी? जब आप एक्सेस चार्ज कैरियर की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो थर्मल इक्विलिब्रियम का आपको थोड़ा सा स्टडी और करा लेता हूं मैं। आगे लिखेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? एक इक्विलिब्रियम का केस है जहां ना तो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन का पॉपुलेशन रेज होगा ना डिक्रीज होगा, ना होल का पॉपुलेशन रेज होगा ना डिक्रीज होगा। तो लिख लेंगे इन थर्मल इक्विलिब्रियम दिस टू कंपोनेंट विल बी ट्रू and at the same time free electron concentration and hole concentration will be independent from time। इसका मतलब कहीं ना कहीं free electron concentration N and hole concentration P will be independent from time। ये क्या होंगे? स्टडी स्टेट में होंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। और ये तो क्लियर है कि N कहां रखा हुआ होगा? N नॉट पे रखा हुआ होगा। और P कहां रखा हुआ होगा? P नॉट पे रखा हुआ होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं चल रहा है मेरे भाई। लेकिन मजेदार चीज ये है कि जनरेशन जिस रेट से चल रहा है उसी रेट से क्या चल रहा है? रिकॉम्बिनेशन। तो जितने भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जनरेट होने की कोशिश कर रहे हैं वो उसी रेट से क्या हो रहा है? रिकॉम्बिनेशन भी हो रहा है उनका। तो लिख लेंगे थर्मल इक्विलिब्रियम के नेक्स्ट केस में लिखेंगे GPO is equals to of GNO। What is that? GPO is nothing but the generation rate of whole। I'll repeat it, generation rate of whole। और आज के बाद से कभी भी अगर मैं O लेता हूं तो I am going to talk about the thermal equilibrium। तो ये क्या है? generation rate of whole in thermal equilibrium। generation rate of whole in thermal equilibrium। ये है generation rate of electron इन थर्मल इक्विलिब्रियम। तो यार जनरेशन रेट सेम होगा कि नहीं होगा? कोई जरूरी नहीं है सेम नहीं होगा यार, एक चीज ध्यान देना। लेकिन अगर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन हो रहा है ना, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन उछल के सीधे कहां जा रहा है? कंडक्शन बैंड में जा रहा है। तो इसका मतलब जितने इलेक्ट्रॉन जितने सेकंड में एक्साइट हुए हैं उतना ही क्या बना है? आपका होल बना है, और वो इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? फ्री भी हो गए। लेकिन अगर बैंड टू बैंड ट्रांजिशन नहीं हुआ, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होकर यहां अगर वेट कर रहा है तो भाई ये तो फ्री हो गया बोले तो एक होल तो बन गया है, लेकिन आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन तो अभी भी नहीं आया है। उस केस में जनरेशन रेट ऑफ होल जो होगा वो ज्यादा होगा, और जनरेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, कौन से इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, क्योंकि उस इलेक्ट्रॉन को यहां आना होगा। तो यार एक चीज ध्यान देना, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, इसका मतलब मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस को छोड़ रहा है तो सीधे कहां जा रहा है? कंडक्शन में जा रहा है। उस कंडीशन में मैं GPO और GNO को सेम मान सकता हूं। क्यों भाई? जो जनरेशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन के माइग्रेशन के कारण हुआ है, पीछे होल तो छोड़ के जाएगा, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में पहुंचेगा तब मैं उसको अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन मानूंगा। और बैंड टू बैंड ट्रांजिशन में कहीं ना कहीं वो सीधे कहां जंप करेगा? आपके कंडक्शन बैंड में। तो GPO किसके बराबर होगा? GNO के बराबर। कब? बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। बैंड टू बैंड ट्रांजिशन, बैंड टू बैंड ट्रांजिशन। ठीक, अब एक चीज ध्यान देना, इवन रिकॉम्बिनेशन किसका? होल का और इलेक्ट्रॉन्स का। ऑब्वियसली फिर से कहां? एट थर्मल इक्विलिब्रियम। तो RPO क्या है? ये है रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ होल इन थर्मल इक्विलिब्रियम, और ये है रिकॉम्बिनेशन रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन थर्मल इक्विलिब्रियम। इट्स क्वाइट इजी। और मैंने ये देखा है कि N और P जो है उनका कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट फ्रॉम टाइम होना चाहिए। तो इसका सीधा सा मतलब ये है GPO GNO के बराबर तो है, RPO को RNO के बराबर भी रखा गया था, बट नाउ all of four has to be very same such that there will not be either increment or decrement
इलेक्ट्रॉन और होल पेयर कंसंट्रेशन। तो इसका मतलब आज के बाद से एक क्लियर रखेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम का बेसिक मतलब ये नहीं कि जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन रुक गया है, नहीं रुका है, लेकिन जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन अगर सेम रेट से ऑक्सीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ना तो इलेक्ट्रॉन के पॉपुलेशन में वृद्धि होगी ना कमी होगी, ना कायदे से होल के पॉपुलेशन में वृद्धि होगी ना कमी होगी। और जीएनओ, जीपीओ, आरपीओ, आरएनओ, ये सब की यूनिट क्या होगी, ये रेट बता रहा है किसका, या तो जनरेट होने का, इसका मतलब जनरेट होने का मतलब नंबर्स पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि मैं अभी भी कंसंट्रेशन के बारे में बात करूंगा, या तो कंसंट्रेशन के रिकॉम्बिनेशन के बारे में बात करूंगा या जनरेशन के बारे में बात करूंगा। और अगर ये इसके रेट के बारे में बात कर रहा हूं तो डेफिनेटली आई हैव टू अकाउंट विद पर यूनिट टाइम। तो ये होने जा रहा है, यूनिट इज गोना बी पर यूनिट सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड, कि कायदे से कितना इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन पर सेकंड क्या हुआ है, जनरेट हुआ है या रिकंबाइन हुआ है। सिमिलरली जीपीओ जो होगा वो जनरेशन ऑफ होल होगा, इसका मतलब नंबर ऑफ होल्स गॉट जनरेटेड इन थर्मल इक्विलिब्रियम पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। सिमिलरली फॉर इट्स इलेक्ट्रॉन, आरपीओ इज नथिंग बट द रिकॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ होल्स पर यूनिट वॉल्यूम विच इज नथिंग बट द सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। तो ये सब के सब जीपीओ, जीआरओ, आरपीओ, आरएनओ ये क्या है, रेट हैं, या तो जनरेशन के, ये क्या है, रिकॉम्बिनेशन के। इज दैट पार्ट क्लियर? तो थोड़ा सा ये अंडरस्टैंडिंग आया होगा कि फर्मी एनर्जी लेवल को कायदे से जब भी आपके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स या एक्स्ट्रा होल्स होंगे इन कंपेयर विथ थर्मल इक्विलिब्रियम केस, डेफिनेटली द वैल्यू हैड टू डिफर। इज दैट पार्ट क्लियर? तो ये रिकॉम्बिनेशन, क्वासी फर्मी और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में मैंने थोड़ा क्या किया है, स्टडी किया है। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि आगे जाके मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटेशंस लूंगा, वो इंपॉर्टेंट नोटेशंस आप जरूर लिख लेंगे, अदरवाइज इन फ्यूचर यू मे गेट ट्रैप। तो चलिए मैं इंपॉर्टेंट नोटेशंस जो है मार्क कर रहा हूं। तो आपको यहां कई चीजें शायद आपने नहीं लिखा होगा तो समझ में नहीं आया होगा कि सर ने क्या बोल दिया, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए सबसे पहले होगा एन नॉट। एन नॉट व्हाट इज दैट? इट्स नथिंग बट द फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम आप अच्छे से लिखेंगे। व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मैं लिख सकता हूं, चलो लिख लेते हैं, पर सेंटीमीटर क्यूब। दैट्स द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट पी नॉट, इट्स नथिंग बट द whole concentration at thermal equilibrium. Obviously unit will be centimeter cube. Next n, p, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन है। ये थर्मल इक्विलिब्रियम में होगा जब डेल एन और डेल पी क्या हो, 0 हो। और ये क्या हो सकता है, एक्सेस इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स के साथ टोटल क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का कंसंट्रेशन भी हो सकता है। तो ये क्या है, एन एंड पी, टोटल भी बोलना थोड़ा मिसलीडिंग होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन, फ्री इलेक्ट्रॉन स्लैश होल कंसंट्रेशन। अब मैं यहां थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं बोल रहा भाई, ये बात अलग है कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम के केस में रहेगा तो एन नॉट हो जाएगा और पी क्या हो जाएगा, पी नॉट हो जाएगा। तो ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन। और ये हो सकता है कल के दिन फंक्शन ऑफ, इट कुड बी द फंक्शन ऑफ x, और ये हो सकता था फंक्शन ऑफ t। इसका मतलब n could have been the function of x as well as t। देखेंगे आगे कैसा हो सकता है। नेक्स्ट डेल ऑफ n, डेल ऑफ p, ये क्या है, एक्सेस, द वर्ड इज ज्यादा, एक्सेस। डेल n डेल p क्या होगा, इलेक्ट्रॉन स्लैश होल कंसंट्रेशन। तो आप रिलेट करना चाहोगे, एक्सेस का बेसिक मतलब क्या हुआ भाई, n और n नॉट के बीच का जो डिफरेंस होगा डेल ऑफ n होगा, और p नॉट के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, डेल p होगा। आप चाहो तो लिख सकते हो। यूनिट इसकी भी क्या होगी, यूनिट अगर देखते हो तो यूनिट होगी इसकी पर सेंटीमीटर क्यूब। इसकी भी यूनिट जो होगी वो क्या होगी, पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो यहां आप नोट करके लिख सकते हो, n माइनस ऑफ n नॉट is equals to of del n, and similarly p minus of p naught is equals to of del p। Is that part clear? आगे अगर मैं लिखने को मौका मिले, GPO, GNO आपने देखा हुआ था, इट्स नथिंग बट द जनरेशन रेट ऑफ द होल एंड इलेक्ट्रॉन। यह है जनरेशन रेट किसका, होल और इलेक्ट्रॉन का, एट थर्मल इक्विलिब्रियम।
अगर बाय द वे आप लाइट फॉल कराएंगे तो कहीं ना कहीं अब क्या होगा, ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होंगे। मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। अगर आपने एक्सेस कोई भी क्या नहीं लगाया है, मीन नहीं लगाया है जिससे एक्साइटेशन हो, उस केस में आई कॉल इट व्हाट, थर्मल इक्विलिब्रियम। उस केस में जिस रेट से आपका इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हो रहे हैं, उस रेट को मैं क्या बोलूंगा, जीपी और जीएनओ। यूनिट क्या होगा, पर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। ठीक, सिमिलरली आगे मैं लिख सकता हूं आरपीओ आरएनओ। आरपीओ आरएनओ व्हाट इज दैट, इट्स जनरेशन रेट था, अभी क्या है, रिकॉम्बिनेशन रेट है। रिकॉम्बिनेशन रेट है। और एक चीज ध्यान देना, जब भी मैंने ओ लगाया है, बेसिकली मैंने बात किया थर्मल इक्विलिब्रियम का केस। तो क्या होगा, फिर से होल और इलेक्ट्रॉन एट थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम तो ऐसा तो है नहीं कि थर्मल इक्विलिब्रियम में आपका जनरेशन और रिकॉम्बिनेशन नहीं होगा, रेट सेम होगा। बट एनीवेज, एक्सक्लूसिवली आई एम जस्ट डिफाइनिंग फ्यू ऑफ द इंपॉर्टेंट नोटेशंस, सो इन फ्यूचर व्हाइल डेरिवेशन यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। अग्री करते हैं? नेक्स्ट, जीपी डैश जी एन डैश, ये ध्यान देना, इट्स नथिंग बट द एक्सेस। द वर्ड इज एक्सेस। जहां भी अगर मैंने क्या लगाया है, अगर प्राइम, जहां भी प्राइम मार्क होगा, बेसिकली आई एम गोइंग टू रिफर द एक्सेस पार्ट ऑफ इट। तो ये जी होगा जनरेशन, प्राइम का मतलब है एक्सेस, और पी एंड एन स्टैंड फॉर द होल एज वेल एज इलेक्ट्रॉन। तो कहीं ना कहीं जीपी डैश जो होगा वो क्या होगा, एक्सेस होल जनरेशन रेट, और जी एन डैश जो होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेशन रेट। तो ये होगा एक्सेस, होल के लिए होल, इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन जनरेशन रेट, विच विल बी द सेम एज आरपीओ। सिमिलरली कल के दिन हो सकता है आरपी डैश, और क्या हो सकता है, आर एन डैश। ये होगा आपका रिकॉम्बिनेशन रेट, और वो भी किसके लिए, एक्सेस, एक्सेस होल एंड इलेक्ट्रॉन रिकॉम्बिनेशन रेट, विच विल बी इन अ फॉर्म ऑफ पर सेंटीमीटर क्यूब सेकेंड। इज दैट पार्ट क्लियर? और आगे आपको देखिएगा मीन लाइफ टाइम किसका, माइनॉरिटी चार्ज। माइनॉरिटी के लिए क्यों बोल रहा हूं मैं, मीन लाइफ टाइम, लाइफ टाइम वो आगे जाके मैं देखूंगा व्हाई आई एम कंसिडरिंग केवल क्या, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आपको एक फेयर आइडिया होगा कि मैं बेसिकली यहाँ करने क्या जा रहा हूँ। बस थोड़ा सा नोटेशंस ध्यान रखना, आगे जाके थोड़ा आप लोगों को फंडामेंटली हिला सकता है। कई बार अगर नोटेशंस क्लियर नहीं रहने से बच्चे को स्ट्राइक नहीं करता कि बेसिकली कौन सा कंपोनेंट किस चीज को रिफर करने की कोशिश कर रहा है। इज दैट पार्ट क्लियर? तो जहां भी प्राइम है, बेसिकली आई एम रिफरिंग द वर्ड इज एक्सेस, और जहां भी ओ है, बेसिकली आई एम रिफरिंग माई थर्मल इक्विलिब्रियम केस। और ध्यान देंगे थोड़ा सा आगे जाके, मेरे लिए इंपॉर्टेंट कल के दिन एक्सेस चार्ज कैरियर ही रहेंगे। जो चार्ज कैरियर कहाँ थर्मल इक्विलिब्रियम में रखे हैं, उससे कितना आपका चार्ज कैरियर ऊपर की तरफ गया है, चाहे वो क्या हो, डेल ऑफ एन का केस हो या डेल ऑफ पी का केस हो। विल सी एज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।